तो लैब में इंस्ट्रूमेंट यूज होंगे, उन इंस्ट्रूमेंट के बारे में थोड़ी सी जानकारी रखेंगे कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं जो हम लैब में यूज करते हैं। ठीक है, तो बहुत कॉमन इंस्ट्रूमेंट से स्टार्ट करते हैं। मेरे पास हैं कुछ टेस्ट ट्यूब्स और टेस्ट ट्यूब स्टैंड। टेस्ट ट्यूब आप सभी ने देखी है, ग्लास की टेस्ट ट्यूब है, इस पर बोरोसिल लिखा हुआ है। तो बोरोसिल ब्रांड का मतलब केवल इतना ही है कि ये टेस्ट ट्यूब अनब्रेकेबल है, हीट में हीट रेजिस्टेंट है। जो बोरोसिलिकेट ग्लास होते हैं वो हीट रेजिस्टेंट होते हैं, इसमें हम कोई भी सब्सटेंस को गर्म करेंगे तो टूटेगी नहीं। अगर बोरोसिलिकेट ग्लास नहीं होगा तो गर्म करने से टूट सकता है। ये हो गया टेस्ट ट्यूब। इसके बाद अगला जो इंस्ट्रूमेंट, अगला जो एपरेटस, इसमें आपकी टेस्ट ट्यूब्स रखी हुई हैं, क्या बोलेंगे इसको? टेस्ट ट्यूब स्टैंड। ये है आपका टेस्ट ट्यूब स्टैंड। ठीक है, तो लैब में हम टेस्ट ट्यूब्स यूज करते हैं, कभी कभी हीटिंग भी करनी पड़ती है। हीटिंग करने के लिए टेस्ट ट्यूब्स को हमें होल्डर में पकड़ना होता है। तो ये जो एपरेटस है, इस एपरेटस का नाम है टेस्ट ट्यूब होल्डर। हम टेस्ट ट्यूब्स को कैसे लगाएंगे जरा समझ लेंगे। टेस्ट ट्यूब जैसे सॉल्यूशन रखा हुआ है तो इसमें आसानी से ऊपर की साइड से इसको इसमें लगाएंगे। नेक के पास, बीच में नहीं लगाना है, बहुत ऊपर भी नहीं लगाना है, थोड़ा नेक में जगह छोड़ते हुए ये जो दी गई है यहाँ पे इसको आगे की ओर सरका देना है, इससे ये अपने आप टाइट हो जाएगी। ठीक है, टाइट हो गया। जब इसको हटाना होगा, टेस्ट ट्यूब को निकालना होगा, इसको पीछे कर देंगे और टेस्ट ट्यूब को इसी तरह से वापस निकाल लेंगे। समझ में आ गया यूज? यस सर। क्या नाम था इसका? टेस्ट ट्यूब होल्डर। एपरेटस तो ये सब है, सब एपरेटस ही हैं। हर एक एपरेटस का नाम याद रखना है, इट इज टेस्ट ट्यूब होल्डर। चलिए, टेस्ट ट्यूब होल्डर के बाद अगले इंस्ट्रूमेंट पे आते हैं। टेस्ट ट्यूब दो तरह की होती हैं। एक बड़ी टेस्ट ट्यूब यहाँ पे रखी थी, मोटी सी टेस्ट ट्यूब किस साइड है? ये है। तो टेस्ट ट्यूब दो तरह की होती हैं। एक ये जो है नॉर्मल एक्सपेरिमेंट के लिए काम करते हैं। कभी कभी हम वाटर बॉयल करना होता है हमें, या कोई ज़्यादा सॉल्यूशन अमाउंट में उसको बॉयल करना होता है, तो उसके लिए हम इस तरह की टेस्ट ट्यूब लेते हैं। इसको बोलते हैं बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब। क्या बोलते हैं? बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब। तो नाम ध्यान रखेंगे, ये नॉर्मल टेस्ट ट्यूब है और ये बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब है। ज़्यादा सॉल्यूशन होता है तो इसका यूज़ करते हैं, या वाटर वगैरह को बॉयल करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब है ये। आगे चलते हैं दूसरे एपरेटस की ओर। अब बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब में कई बार हमें कोई गैस बन रही होती है, उसको ट्रांसफर करना होता है किसी दूसरे सॉल्यूशन में। तो उसके लिए हम इसमें कॉर्क लगाते हैं। तो ये मेरे हाथ में जो है देख रहे हैं आप, ये कॉर्क है। हम कॉर्क इस तरह से लगा देते हैं, थोड़ी लूज है, अंदर हो सकता है चली जाए, नहीं जा रही, फंस गई यहाँ पे। तो ये कॉर्क लगा देते हैं और इस कॉर्क में एक पासिंग ट्यूब लगाते हैं। पासिंग ट्यूब क्या होती है? ग्लास की एक हॉलो ट्यूब है। ये मेरे पास एक ट्यूब है, आप देख सकते हैं, ये हॉलो है, फूंक इसमें से हवा इसमें से आर पार जा रही है। तो इसका यूज हम पासिंग ट्यूब के तौर पे करेंगे। कोई एक ठीक साइज की कॉर्क ले लेंगे, ये इसके लिए सूटेबल नहीं है। इसमें जो पोर्स किए गए हैं वो बहुत छोटे हैं, तो इसमें बड़े साइज का कोई होल कर लिया जाएगा कॉर्क बोरर की हेल्प से। जिस इंस्ट्रूमेंट से इसमें बोर करते हैं, मतलब छेद करते हैं इसमें, उसको कॉर्क बोरर बोलते हैं। वही अंदर रखा हुआ दिखाएंगे आपको। तो उसमें इस तरह से पासिंग ट्यूब लगा लेंगे, पासिंग ट्यूब नीचे तक निकाल लेंगे थोड़ी सी, और उसके बाद बॉइलिंग ट्यूब में इसको लगा देंगे। तो इसमें से जो गैस है वो आसानी से आप बाहर निकाल सकते हैं। इसको और अपने हिसाब से शेप को बेंड कर सकते हैं, अगर हमें कहीं और किसी सॉल्यूशन में पास करना है तो। यहाँ पर ये फ्लेम जैसी निकलेगी इसमें। तो ये पासिंग ट्यूब हो गई, अपने हिसाब से उसको हम मोल्ड कर सकते हैं। एक आपका एक्सपेरिमेंट है, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, जिसमें आप ग्लास ट्यूब को बेंड करते हैं। तो ये आप ही किसी इंस्ट्रूमेंट ने बेंड की होगी। हम फ्लेम के ऊपर ग्लास ट्यूब को ले लेते हैं और ग्लास ट्यूब को थोड़ी देर गर्म होने देते हैं, जैसे रेड हॉट हो जाती है, हल्का सा प्रेशर लगाते हैं, वैसे ही अपने आप बेंड होने लगती है। तो इस तरह से ग्लास ट्यूब बेंड कर ली जाती है। ये ग्लास ट्यूब मेरे हाथ में जो है, इसको आप समझ सकते हैं, सुना होगा आपने, क्या है ये? बीकर। इसको बीकर बोलते हैं। 50 ml कैपेसिटी का है। लैब में 50 ml से लेकर 2 लीटर कैपेसिटी तक के बीकर आते हैं। ठीक है, ये सबसे छोटा मेरे हाथ में है, ये 50 ml का है। ये आपका 100 ml वाला है, ऐसे 250 ml वाला होगा, 500 ml वाला होगा, 1 लीटर वाला होगा, 2 लीटर वाला होगा। इतने लैब में नॉर्मली रखे जाते हैं। जनरली 2 लीटर का भी कम होता है, 1 लीटर तक के ही होते हैं। इसके ऊपर फिर हम बोतल इस्तेमाल करते हैं, मीन्स नॉन वॉल्यूम की। तो ये हो गया आपका बीकर। बीकर के बाद एक इंस्ट्रूमेंट जिसका लैब में खूब यूज होता है, इट इज नॉन एज चाइना डिश और पोर्सिलिन डिश। जब किसी सॉल्यूशन को हमें ओपन सिचुएशन में बॉईल करना है, इवोपरेट कराना है किसी सॉल्यूशन को गर्म करके, तो हम इस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं जिसका नाम है चाइना डिश और पोर्सिलिन डिश।
दूसरा नाम ध्यान रखेंगे पोर्सिलीन डिश। ये सबके नाम आपसे क्रॉस पूछूंगा मैं, याद रखना, इट इज पोर्सिलीन डिश। इसके बाद ये हमारे पास एक और इंस्ट्रूमेंट है, इसको हम बोलते हैं कॉनिकल फ्लास्क। शेप कॉनिकल है, आप जान सकते हैं, तो कॉनिकल शेप से इसका नाम रख दिया गया कॉनिकल फ्लास्क। लैब में अलग अलग वॉल्यूम के होते हैं, ये 100 ml कैपेसिटी का है, एक 250 ml का भी है, हमारे पास अलग अलग कैपेसिटी के कॉनिकल फ्लास्क अवेलेबल हैं। टाइट्रेशन करने के लिए इस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है स्पेशली, क्योंकि जब कोई सॉल्यूशन ड्रॉप वाइज गिरा रहे होते हैं तो उसकी जो ड्रॉप्स हैं वो स्प्लैश नहीं होती, छिटकती नहीं गिरने के बाद, इसी के अंदर रहता है पूरा सॉल्यूशन, इसलिए इसका यूज किया जाता है। यहाँ सॉल्यूशन गिरा के शेक करते जाते हैं। क्या नाम हुआ इसका? कॉनिकल फ्लास्क, बिल्कुल ठीक पहचाना आपने। इसके बाद मेरे पास एक और इंस्ट्रूमेंट है, ये इंस्ट्रूमेंट, ये जो लोहे का आप देख रहे हैं इसको हम ब्यूरेट स्टैंड बोलते हैं। ये लोहे का जो आप देख रहे हैं स्टैंड, जो इसको होल्ड किए हुए है सेपरेटर्स को, इसका नाम है ब्यूरेट स्टैंड। और ऑब्वियसली ये इसमें लगाया गया तो ये ब्यूरेट ही होगा। तो ये ग्लास का एपरेटस, इसका नाम ब्यूरेट है। ग्लास की एक ट्यूब होती है, इसमें सॉल्यूशन भर दिया जाता है, 50 ml कैपेसिटी है इसकी, 50 ml कैपेसिटी की ब्यूरेट है। जनरली लैब में 50 ml वाली ब्यूरेट ही रखी जाती हैं। यहाँ पे इसका नॉब लगा हुआ है, जिससे हम जो सॉल्यूशन का फ्लो है उसको कंट्रोल करते हैं। तो ये है आपकी ब्यूरेट। ब्यूरेट के साथ में टाइट्रेशन में जिस एपरेटस का यूज होता है, इट इज नॉन एज पिपेट। ये एपरेटस है 20 ml का है, हमारे पास 10 ml वाले भी हैं, इसका नाम है पिपेट। प्रिपरेट नहीं, ध्यान रखना, पिपेट है, PIPATT करके पिपेट है ये 20 ml का। इसमें क्या खास बात है, इसमें शायद आपको नहीं दिख रहा हो, ग्लास कटिंग का निशान है इसमें, कहीं दिख रहा है क्या? यस सर। ग्लास में कट देखिए यहाँ लगा हुआ है। यस सर। यहाँ तक सॉल्यूशन अगर आएगा तो उसका वॉल्यूम 20 ml होगा। तो हम इसमें सॉल्यूशन जब मेजर करते हैं तो बीकर में पानी या जो भी सॉल्यूशन है वो ले लेते हैं, यहाँ से उसको सक करते हैं, ठीक है, सक करके जैसे इसमें भरता जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा, वैसे मुंह हटा के तुरंत यहाँ फिंगर लगाएंगे और फिंगर लगा के ऐसे सेट करेंगे कि पानी बिल्कुल इसी लेवल पर रहे, इससे नीचे रहे ना ऊपर रहे। ये बहुत आसान लग रहा होगा, जब पहला टाइट्रेशन आप करेंगे तो पहली बार में कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि जैसे मुंह हटाते हैं सॉल्यूशन बहुत ही से नीचे चला जाता है, तो इस लेवल को क्रॉस कर जाएगा। तो आप क्या करेंगे, इसको थोड़ा लेवल से ऊपर तक ले जाएंगे, फिर आप मुंह बहुत तेजी से हटा के हाथ लगा लेंगे, फिर धीमे धीमे से हाथ को लूज करेंगे फिंगर को, तो ये सॉल्यूशन इसी ग्लास कटिंग के लेवल पे आ जाएगा। कॉनिकल शेप का ध्यान रखते हैं, पानी जब लिया जाता है ग्लास में तो कॉनिकल शेप एक्वायर कर लेता है। तो लोअर मेंसियस देखते हैं उसका, मतलब एक उसका लेयर ऊपर होगा और ये कॉनिकल शेप में एक लेयर नीचे होगा। तो जो नीचे कॉनिकल शेप बन रही है, लोअर मेंसियस है, उसको बेस मानते हैं। जहाँ पर लोअर मेंसियस है उतना लेवल मानते हैं पानी का, उतना जो रीडिंग आ रही है वॉल्यूम की उतनी मानी जाएगी। जैसे यहाँ पे सॉल्यूशन आप देखोगे कि आपसे मैंने कहा कि इतने 10 ml तक आप इसमें से सॉल्यूशन निकालिए, तो 10 ml आप देख लोगे, ऊपर वाला लेवल 10 नहीं होना चाहिए, ऊपर वाला लेवल हो सकता है थोड़ा सा ऊपर होगा, नीचे वाला लेवल पानी का होगा, वो कॉनिकल शेप में जब मैच कर रहा होगा 10 के नंबर से, तो हम मान लेंगे 10 ml हो गया। तो लोअर मेंसियस को नोट किया जाता है, इतना मैं बता रहा हूँ। ब्यूरेट, पिपेट, ब्यूरेट स्टैंड। अगले इंस्ट्रूमेंट पे आते हैं। अगले इंस्ट्रूमेंट का जिसका बहुत कम यूज किया जाता है, इसका बहुत कम यूज है, इसको बोलते हैं थिसिल फनल। दो तरह के फनल होते हैं, एक ये भी ग्लास फनल है, नॉर्मल फनल है जिसका बहुत यूज होगा, जैसे इसमें हमें सॉल्यूशन भरना है, हम इसको इस तरह से लगाएंगे, सॉल्यूशन डाल के इसको भर देंगे, ये ग्लास फनल है। ये है हमारा थिसिल फनल, ठीक है। थिसिल फनल का यूज बहुत कम करते हैं, हमें हाइड्रोजन गैस बनानी है, किसी एपरेटस में लगाना है, वहाँ पे लगाएंगे। इसमें से जो सॉल्यूशन होता है वो धीमे धीमे जाता है, ऐसे मान के चलते हैं, बॉटम में टिका देते हैं तो धीमे धीमे जाता है और ज़्यादा सॉल्यूशन भरा जा सकता है एक बार में, तो वहाँ पे इसका यूज़ करते हैं कोई प्रिपरेशन करने के लिए किसी गैस की। क्या नाम है इसका? थिसिल फनल। थिसिल फनल के बाद अब ये तो वही कॉर्क है, कॉर्क में पासिंग ट्यूब लगी हुई है, आपको दिखाने के लिए मैंने रख लिया था, किसी फ्लास्क में आप लगा सकते हैं। मेरे पास एक फ्लास्क है जिसमें कोई गैस बन रही हो, इस तरह से हम इसको लगा के यहाँ बंद करेंगे, पासिंग ट्यूब लगा के, और उसका जो यूज़ करना है वो कर सकते हैं उसके वेपर्स का। तो ये जो फ्लास्क है जिसमें मैंने इसको लगा दिया, इसका आप देखेंगे बॉटम फ्लैट है, इसलिए इसको बोलते हैं फ्लैट बॉटम फ्लास्क। क्या बोलते हैं? फ्लैट बॉटम फ्लास्क। फ्लैट बॉटम फ्लास्क। और इससे मिलता जुलता एक और फ्लास्क है जिसकी बॉटम राउंड है, तो उसको बोलते हैं राउंड बॉटम फ्लास्क। क्या बोलते हैं? राउंड बॉटम फ्लास्क। राउंड बॉटम फ्लास्क और फ्लैट बॉटम फ्लास्क, दोनों लगभग एक जैसे हैं, लगभग, लेकिन मैं कह रहा हूँ ये इंस्ट्रूमेंट है, क्या बोलते हैं इसको? वॉच ग्लास।
ये वॉच ग्लास है। अगर हमें कोई सब्सटेंस का वेट तोलना होता है तो इसके ऊपर रख के हम केमिकल बैलेंस का उसका वेट लेते हैं, उस पर्पज से इसका इस्तेमाल होता है, तोलने के लिए स्पेशली। ठीक है, मेजरिंग पर्पज से इसका इस्तेमाल होता है। ये है वॉच ग्लास। लेबोरेटरी थर्मामीटर, ये लेबोरेटरी थर्मामीटर है, मरकरी का बना हुआ है। इसकी रीडिंग आप अगर देखेंगे तो -10 से लेके 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाती है। माइनस, इसमें मरकरी भरी हुई, ये बल्ब है इसका। यस सर। लेबोरेटरी थर्मामीटर की खास बात ये होती है, कोई बताएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लिनिकल थर्मामीटर एंड लेबोरेटरी थर्मामीटर? मरकरी ही रहती है इसमें। हाँ, मरकरी है भाई डिफरेंट। वो तो सिमिलरिटी होगी, उनमें भी मरकरी होती है। हाँ, जो क्लिनिकल थर्मामीटर है आजकल डिजिटल भी बन रहे हैं, पर पहले आप देखते हो मरकरी वाले आते हैं। डिफरेंस क्या होता है, यहाँ पे उनमें बल्ब होता है, एक मतलब ट्विस्ट जैसा होता है हल्का सा, तो मरकरी एक बार ऊपर आ जाए अपने आप नीचे नहीं आ पाती, उसके लिए उसको छिटकना पड़ता है। आपने देखो छिटकते Yes. हैं, इसमें छिटकना नहीं पड़ेगा। आप सब्सटेंस की वजह से आपने इसको हटाया, इसका लेवल तुरंत नीचे जाएगा। तो जब टेम्परेचर मेजर कर रहे हो तो इसको नहीं, इसको स्टेबल करना होगा, आंखों को ले जाना पड़ेगा इसके पास में रीडिंग नोट करने के लिए। तो इसका नाम लेबोरेटरी थर्मामीटर। रेंज क्या है इसकी? -10 से लेके -10 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट की तरफ। आपने 9th क्लास में एक प्रोसेस पढ़ा होगा कंपाउंड सेपरेशन का, जिसमें आप सेपरेटिंग फनल का यूज करते हैं। yes, sir. जैसे हम सरसों का तेल और पानी को अलग अलग करना चाहें, सेपरेटिंग फनल में भर के और तब उनको अलग अलग कर सकते हैं। ये इंस्ट्रूमेंट हमारा खराब हो गया है, टूट गया है बाई चांस आप कह सकते हैं। इसका यूज कैसे करते होंगे आप इसको देख के समझ जाएंगे। अब मैं इसको केवल पकड़ ले रहा हूँ, टूट गया, वो यूज का नहीं है हमारा। चलो आप अंदाज लगा सकते हैं। देखो आप क्या करोगे, इसमें ऊपर से सब जो सॉल्यूशन सेपरेट करना है वो भर दोगे। भरने के बाद में वो सॉल्यूशन थोड़ी देर में 2 लेयर बना लेगा। जैसे आपने केरोसिन ऑयल और वाटर ले लिया, तो केरोसिन की लेयर अलग बनेगी, वाटर की अलग बनेगी। फिर उसके बाद आप इस नीचे जो नॉब दिया गया, नॉब को ओपन करोगे, नीचे बीकर लगा लोगे। नॉब समझ में आ गया? यस टैप लगा हुआ है, जो टैप को ओपन करोगे और जो एक लेयर वाला लिक्विड होगा धीमे धीमे करके नीचे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। फिर आप दूसरा बीकर लगा लोगे, दूसरा लिक्विड ले लोगे। ऐसे करके आप 2 अलग अलग लिक्विड को, जिनकी जो एक दूसरे में इंटरमिक्स नहीं होते, इमिसिबल हैं, ऐसे लिक्विड जो एक दूसरे में मिक्स नहीं होते, उनको इमिसिबल लिक्विड्स बोलते हैं। तो इमिसिबल लिक्विड का सेपरेशन आप इसकी हेल्प से कर सकते हैं। टेस्ट ट्यूब गंदी हो जाएंगी लैब में, साफ करनी है, टेस्ट ट्यूब ब्रश का यूज़ करेंगे। इसका यूज़ करके जो टेस्ट ट्यूब गंदी हैं उनको साफ कर लेते हैं। ये ध्यान रखना है, ये आयरन का है बना हुआ, जोर से अगर आप प्रेशर मार देंगे टेस्ट ट्यूब टूट जाएगी। इसलिए बहुत आहिस्ता से यहाँ पे जाके यहीं पे केवल इसको मूव करा लेंगे इस तरह से, ठीक है। और इस तरह से आप टेस्ट ट्यूब को साफ कर सकते हैं। साफ करने वाला टेस्ट ट्यूब ब्रश। टेस्ट ट्यूब ब्रश के बाद में अब मुझे लग रहा है कि एक ये और इंस्ट्रूमेंट एक और है, हाइड्रोजन गैस बनाने के इस बोतल का यूज़ करते हैं, ठीक है। इसमें एक साइड से थिसल कॉर्क लगा लेते हैं, थिसल फनल लगा देते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड कर देते हैं, और दूसरी साइड से इसमें कोई सल्फाइड और भर देते हैं, जैसे जिंक सल्फाइड, फेरस सल्फाइड, वो डाल देते हैं। तो उसमें से जैसे वो कंबाइन करते हैं हाइड्रोजन गैस बनती है। तो हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए पहले इस्तेमाल करते थे, बहुत टाइम से इसका यूज़ ऐसा हुआ नहीं है गैस बनाने के इसी एक्सपेरिमेंट का। ये बहुत जगह आएगा, इसलिए आपको मैं दिखा दे रहा हूँ आज। ये कंडेंसर है, वाटर कंडेंसर। जैसे हमने ये किया कि इसके अंदर हमने कोई लिक्विड ले लिया, ऑर्गेनिक वाले चैप्टर में आएगा ये। जैसे 2 लिक्विड हैं, एक का बॉइलिंग पॉइंट है 50 डिग्री सेंटीग्रेड, दूसरे का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। हमने उन दोनों को इसमें भर लिया और इसको गर्म किया। तो बताओ पहले किसकी वेपर बनेगी, 50 वाले की, 100 वाले की? 50 वाले की वेपर बनेगी। हम ये पासिंग ट्यूब लगाएंगे, दूसरा जो इसमें होल है उसमें से थर्मामीटर लगा देंगे, टेम्परेचर चेक करते रहेंगे। टेम्परेचर 50-55 के आसपास रहना चाहिए। इसमें से वेपर बनेगी 50 वाले बॉइलिंग 50 डिग्री सेंटीग्रेड वाली लिक्विड की, वो इसमें से पास कराएंगे हम। और इसमें से हम कैसे पास कराएंगे, इसमें से जो पाइप आ रहा होगा, जो पासिंग ट्यूब आ रही होगी, उसको यहाँ लगा देंगे, इस पे रबर का उसमें वो लगेगा, कैप तब लग पाएगा। और यहाँ पे जो जैसे वो कंडेंस्ड हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, लिक्विड के फॉर्म में गिरने लगेगा। ठंडा करने के लिए क्या करेंगे, इसमें रबर के 2 पाइप लगाएंगे, एक पाइप को इस टैप से जोड़ देंगे और दूसरे पाइप को ऐसे लगा के खाली छोड़ देंगे। होगा क्या, इसमें से तो वेपर निकल रहे हैं अंदर वाली ट्यूब से। उसमें देखो ध्यान से 2 ट्यूब हैं, अंदर एक और ग्लास हॉलो ट्यूब है, उसमें से तो वेपर निकल रहे हैं।
इसमें से पानी जा रहा है और इसमें से होके पानी निकल रहा है। जब पानी वाटर पास होता है किसी भी वेपर से तो उसका टेम्परेचर वो हीट एब्जॉर्ब कर लेता है, इससे टेम्परेचर डाउन हो जाता है। तो वेपर का टेम्परेचर मान लो 60 डिग्री सेंटीग्रेड या 70-80 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, पानी जैसे उससे जाएगा टेम्परेचर तुरंत डाउन करके 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे ले आएगा। वाटर का अमूमन टेम्परेचर 20 के आसपास रहता है, तो जैसे उसको ले आएगा वह 20 रूम टेम्परेचर 25 भी कह सकते हो, ये नहीं मैं 20 कह रहा हूँ, 20 हो, कुल मिला के टेम्परेचर डाउन होगा 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी जो लिक्विड जिसका बॉइलिंग पॉइंट 50 डिग्री सेंटीग्रेड था वो लिक्विफाई हो जाएगा, लिक्विड स्टेट में आ जाएगा। आप अपने यहाँ पे बीकर लगा दोगे, लिक्विड स्टेट में जो आपके वेपर्स थे वो इकट्ठे हो जाएंगे। इस तरह से कंडेंसर का हम यूज़ करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड को सेपरेट करने के लिए। ठीक, इतने इंस्ट्रूमेंट हैं जो आपकी लैब में मोस्टली यूज़ किए जाते हैं। इसके अलावा ये इंस्ट्रूमेंट रह गया बड़ा इंपॉर्टेंट, इसको हम बोलते हैं वायर गॉज। वायर गॉज हिंदी में है तो तार की जाली, तार है उसकी जाली बनी हुई है। इस वायर गॉज में ये जो आप कागज जैसा देख रहे हैं, इट इज़ नॉट पेपर, फिल्टर पेपर नहीं है, इसमें आग नहीं लगती। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जब हम गर्म करते हैं, जैसे हम इस बीकर को, इस फ्लास्क को में गर्म करना है तो हम क्या करेंगे, ट्राइपॉड स्टैंड लेंगे। ये है हमारा ट्राइपॉड स्टैंड, इसको बोलते हैं ट्राइपॉड स्टैंड। ट्राइपॉड स्टैंड लेंगे, इसके ऊपर वायर गॉज जो कागज वाला साइड है वो नीचे रखेंगे ऐसे करके, ठीक है, और उसके ऊपर जिस सॉल्यूशन को गर्म करना है वो सॉल्यूशन रखा जाएगा इस तरह से। डायरेक्टली फ्लेम नहीं लगाते हैं, डायरेक्टली फ्लेम से ग्लास कभी कभार क्रैक हो जाता है, इसलिए ये वायर गॉज का यूज़ करते हैं। ये हीट को स्प्रेड कर देता है, सीधी फ्लेम नहीं जाने देता, तो ये आग से जलता नहीं है। ऐसा कौन सा सब्सटेंस है आप जानते हैं जो आग से जलता नहीं है? ये कागज नहीं है, किस चीज़ का बना हो सकता है जो आग से जलता नहीं है? सोडियम नहीं, प्लास्टिक। चलो मैं हिंट देता हूँ, ये जहाँ पर ये इसका काम होता है वहाँ काम करने वाले मजदूरों को टीबी हो जाती है, ट्यूबरक्लोसिस होता है, वहाँ के मजदूरों को होता ही है, बहुत रेयरली बच पाते हैं। ये एस्बेस्टस है, एस्बेस्टस की जो माइंस होती हैं वहाँ काम करने वाले लोगों को टीबी होता है, क्योंकि इसके पार्टिकल छोटे छोटे उड़ते रहते हैं और वो लंग्स खराब कर देते हैं। तो ये यूज़ होता है इसको आपका वायर गॉज बनाने के लिए। सो इट वाज वायर गॉज एंड दिस वाज न्यू इंस्ट्रूमेंट नोन एज ट्राइपॉड स्टैंड। इट वाज ट्राइपॉड स्टैंड एंड इट वाज वायर गॉज। ठीक है, अब इसके अलावा मुझे लग रहा है कि और कोई नया इंस्ट्रूमेंट आपको बताने का मेरे पास नहीं है। अब जो बोटल्स आपके यहाँ पर रैक पे रखी हुई हैं, कुछ इनके बारे में जान लीजिए। जो रीजेंट रखे जाते हैं आपकी टेबल पर वो दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं कॉमन रीजेंट, एक होते हैं मतलब जो मोस्टली यूज़ होने वाले रीजेंट हैं, जो लगभग हर एक्सपेरिमेंट में जिनका जरूरत पड़ेगा साल्ट वगैरह एनालिसिस करने में, वो यहाँ पे रखे जाते हैं। ठीक, कॉमन रीजेंट है, सब लोग यूज़ करेंगे। कुछ ऐसे रीजेंट होते हैं जिनका किसी एक्सपेरिमेंट में ज़रूरत पड़ता है और किसी में ज़रूरत नहीं पड़ता, मतलब उनकी बहुत सारी बोतल बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो वो उस साइड में रखे जाते हैं। वो वहाँ जो रैक बनी हुई है वो आपके ऐसे केमिकल्स रखे गए हैं जिनको डेली हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो दो तरीके से हम लोग रखते हैं। यहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट जो केमिकल्स रखे गए हैं, इन केमिकल्स में जो ब्लैक कलर के लेवल की बोतल है, ये आप देख सकते हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ है, तो समझने की ज़रूरत भी नहीं है। समझ आ रहा है क्या लिखा है? ये जो बोतल है कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड की है। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना, जिस बोतल पे ऐसा लेबल लगा है, कुछ दिख नहीं रहा है आपको, वो कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड होगा। कुछ बोतल्स हो सकता है आपको दिखाई दे भी जाए, कुछ पे दिखाई ना दे, तो कोई टेंशन नहीं लेनी है, वो कंसनट्रेट H2SO4 रखा है। ठीक है, एक आपकी इस तरह की ब्लैक कलर की बोतल और होंगी, ये सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन है। सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन को ब्लैक कलर बोतल में रखते हैं। कोई बता सकता है क्यों? सर वो सन के बचाने, क्योंकि फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन हो जाता है। आपने 10th क्लास में पढ़ा था, सिल्वर क्लोराइड फोटोकेमिकली डिकम्पोज हो जाता है, इसलिए इसको ब्लैक कलर की बोतल में रखा जाता है। ठीक है, तो ये आपके तो ये आपके वो केमिकल्स हैं जो आप कॉमनली यूज़ करेंगे। हाँ, एक चीज़ आपको रह गई, आपको मुझे दिखाना है कि मैं लेके आता हूँ, बता रहा हूँ क्या बोलते हैं इसको, मैं भूल गया। ग्लास रॉड, इट इज़ ग्लास रॉड। सर चेयर का नहीं काम आती है। हाँ, ये जो था, ये ग्लास रॉड जो हॉलो होता है उसको क्या बोलते हैं? ये पाइप है जो हॉलो है, तो इसको बोलते हैं ग्लास ट्यूब। जो सॉलिड है उसको बोलते हैं ग्लास रॉड। ठीक है, तो दोनों का नाम अलग अलग याद रखना, तो मैं भूल गया था। क्या नाम था इसका? ग्लास ट्यूब।
ग्लास रॉड। एक चीज यहाँ पे है नहीं है, वो होता क्या है, हम लोग यहाँ पे रबर का एक कैप जैसा होता है वो लगा लेते हैं, उसे पकड़ना थोड़ा आसान हो जाता है, केमिकल बह के आधा ऊपर तक लग गया हो पता नहीं चले। तो उस रबर का जो कैप लगाया जाता है वो यहाँ पे है नहीं है, उसको पुलिसमैन बोलते हैं। पुलिसमैन है नहीं हमारे पास, तो बिना पुलिसमैन के हम लोग काम करेंगे। जैसे डिसिप्लिन रहना आप लोग, है ना, तो पुलिसमैन तो नहीं है, बिना पुलिसमैन के आप अपने आप शांत रहना। सो इट इज़ ग्लास रॉड। तो ये वो इंस्ट्रूमेंट है जो लैब में मोस्टली यूज़ किए जाते हैं। और इसके अलावा मुझे और कोई ऐसी चीज़ दिखाई नहीं दे रही जो मैं आपको स्पेशली बताऊँ। ठीक है, अब हम लोग कौन सा ये पासिंग ट्यूब का किसी ने मॉडल बनाया, कोई नई चीज़ नहीं है वो, इसलिए देखो इसी तरह का है, इसमें टूटा हुआ है, अंदर से टूट गया, लगभग इसी तरह की चीज़ है। ठीक है, बंद कर दो वीडियो। तो ये आपकी आप देख रहे हो हो गया। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है बहुत कॉमनली हम ये इसको बोलते हैं हम लोग स्प्रिट लैम्प। स्प्रिट लैम्प, इसके अंदर स्प्रिट भरी हुई है ना, और ये इसमें ये कॉर्ड लगी हुई है, कैपिलरी एक्शन से स्प्रिट बाहर आती है, हम लोग उसको जलाते हैं, टेस्ट ट्यूब गर्म करने के लिए यूज़ करते हैं। तो नाम है इसका स्प्रिट लैम्प। ये इसका ढक्कन लगा दिया। स्प्रिट लैम्प में क्या यूज़ होता है जलाने के लिए? स्प्रिट यूज़ होगी जब नाम स्प्रिट लैम्प है। स्प्रिट क्या होती है? मिथाइल एल्कोहल। स्प्रिट इज CH3OH। मिथाइल एल्कोहल का यूज़ करते हैं जलाने के लिए लैब में। क्यों करते हैं? केरोसिन ले लें, सस्ता पड़ता है। केरोसिन तो एक्सप्लोसिव है ना? नहीं, केरोसिन सो वो हाई एक्सप्लोसिव है, जलता है कि नहीं जलता? ऐसे ही एक्सप्लोसिव, उससे बड़ा एक्सप्लोसिव ये है, उससे कई गुना ज़्यादा। सो बहुत जल्दी आग पकड़ लेगा। नहीं, उसमें धुआं होता है, टेस्ट ट्यूब काली पड़ जाएगी। कोई क्या मोमबत्ती से कर लो, टेस्ट ट्यूब काली पड़ जाएगी। काली पड़ जाएगी तो क्या चेंज हो रहा है दिखाई नहीं देगा, इससे टेस्ट ट्यूब काली नहीं पड़ेगी। इसलिए मिथाइल एल्कोहल का यूज़ करते हैं, स्प्रिट बोला जाता है इसको। ठीक ठीक है, इतना ही है मेरे पास। ये जो आप एपरेटस देख रहे हो, इस एपरेटस का हम लोग क्रोमेटोग्राफी के एक्सपेरिमेंट में यूज करते हैं। गैस जार बोलते हैं इसको। गैस को इकट्ठा करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और बिना धोए ये रख दी होगी। लैब में ये होता है, अगर ये आपकी थोड़ी सी लापरवाही दूसरों को भारी पड़ सकती है। इसलिए लैब में जब टेस्ट करें तो एक तो अपने मन से कुछ भी मिला देना ये नहीं करना, क्योंकि वो किसी की जान पे जा सकता है मामला। मैं एक स्कूल में देख के आया था, वहाँ पे उन लोगों ने क्या नाइट्रेट आयन का टेस्ट किया जाता है। नाइट्रेट आयन के टेस्ट में हम लोग कॉपर टर्निंग का इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें ब्राउन कलर की रिंग बनती है। टीचर चले गए, बच्चों को मिल गया मौका, उन्हें जो कुछ मिला सकते थे मिलाया, और उसके बाद में छत के ऊपर इतना बड़ा एरिया उसी कॉपर वाले कलर से अभी तक लगा हुआ है। अब सोचो गलती से भी किसी के फेस पे लग जाता तो जीवन भर के लिए अंधा होना था। कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड यूज होता है, आंखें चली जाती हैं झटके में। इसलिए ये केमिस्ट्री लैब में कोई भी मजाक किसी से नहीं करना है। टेस्ट ट्यूब गर्म करते समय क्या ध्यान रखना है कि टेस्ट ट्यूब का जो फेस है आपके किसी साथी की तरफ नहीं होना चाहिए, सिंक की तरफ होना चाहिए। आप यहाँ पे खड़े हो, आप यहाँ पे अपने बर्नर पे गर्म कर रहे हो, सिंक की तरफ ऐसे रखोगे, अगर यहाँ से कुछ बम्प होगा तो सिंक में गिरेगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। गर्म करते समय होल्डर को शेक करते रहना है हल्का सा। आप शेक करते रहोगे तो बम्प नहीं होगा, अचानक से कूदेगा नहीं कुछ भी होगा तो। ठीक है, इस तरह से हल्के हाथ से शेक करते रहेंगे इसको। ठीक, और एसिड जो लेना है बोतल से, जो भी केमिकल लेना है, लेवल के अपोजिट साइड से ही लेना है। लेवल कहाँ लगा है देख लिया है, जैसे कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड है, ये लेवल लगा है, इसके पीछे की साइड से ढक्कन खोलोगे, ऐसे करके लोगे, ना कि इधर की साइड से लोगे। इधर की साइड से थोड़ा बहुत बह के आएगा तो ये लेवल को खराब कर देगा, हमें दिक्कत होगी, बाद में नए लेवल लगाने पड़ेंगे। तो अपोजिट साइड से लेंगे, यहाँ से बह के आएगा तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और बहुत सावधानी से लेना है। कंसंट्रेट एसिड सारे बहुत कोरोसिव हैं, जिसको अगर ऐसा लग रहा हो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, वो आ जाए, उसका पैंट में फाड़ के दिखा दूँ। अभी सल्फ्यूरिक एसिड डालूंगा, पैंट में छेद हो जाएगा, है ना। इतने कोरोसिव हैं ये, आप इनको मजाक में नहीं लेना। ये अभी चाहो तो किसी हरे कोई रसदार पत्ती हो किसी भी प्लांट की, उसके ऊपर डाल के देख सकते हो, कोरोसिव होता है।